हेलो माय डियर जामिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जामिया के एमए मास कम्युनिकेशन के 2022 का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस कोर्स के एमए मास कम्युनिकेशन का ये जो कोर्स है उसका पैटर्न, उसका सिलेबस, उसकी कट ऑफ जो है मैं पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ये उसका एक तरीके से सेकेंड पार्ट है। तो इस वीडियो में हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में पर्टिकुलरली पार्ट ए को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है 20 नंबर का। 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर क्वेश्चन 1 नंबर मिलता है। ठीक है, तो मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो इससे पीछे वाली वीडियो देखिए, तभी इस वीडियो को देखें, तभी आपको जो है सारी चीज़ें इसमें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कि इंडिया की फर्स्ट क्राउड फंडेड मूवी कौन सी है। क्राउड फंडेड का मतलब ये है कि बहुत से लोगों ने, एक बड़े क्राउड ने, मतलब कि 5 लाख लोगों ने जो है उस मूवी को बनाया था। ठीक है, किसी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी, कोई प्रोड्यूसर या फिर कोई बड़ा महारथी पैसा नहीं लगा रहा है किसी मूवी पे। लोग अपना पैसा 5-5, 2-2 रुपए इकट्ठे करके जो है मूवी के लिए जुटा रहे हैं कि फिल्म बनानी है। ठीक है, तो ऐसा क्या था, क्यों जो है क्राउड किसी चीज़ के लिए फंड कर देगा। वो डेफिनेटली ऐसी बॉलीवुड की ट्रेडिशनल फिल्म तो नहीं होगी जिसमें गुंडा होता है, उसको उसको मारेगा, उठा के हीरोइन को भगा के लेके जाएगा, ये सब नहीं। ठीक है, तो क्या था उस मूवी के अंदर। तो देखिए, एक जो हमारी इंडिया की पहली क्राउड फंडेड मूवी है दैट इज़ मंथन। ठीक है, और ये श्याम बेनेगल की फिल्म है। ठीक है, और किसके ऊपर बनी है, किसकी स्टोरी है इसके अंदर, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसके लिए जाने जाते हैं, अमूल के लिए। ठीक है, उनकी स्टोरी है। अमूल कैसे बना वो स्टोरी है इसके अंदर। तो ये लोगों ने, 5 लाख लोगों ने जो है 2-2 रुपए क्यों इकट्ठे करके जो है इस मूवी को बना दिया, क्योंकि उससे जो है इनकी मतलब पूरा सब कुछ उनका जीवन जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये इतनी बड़ी, इसको वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं ना। तो ये चीज़ ही ऐसी थी, ये पूरी घटना, पूरा इंसिडेंट, ये पूरा जो इनोवेशन था ही ऐसा कि लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसलिए मूवी के लिए भी जो है इसमें फंड जुट गया था। आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है किस तरीके से एक मूवी बनी है। ठीक है, तो आपको ये भी लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा गया एमसीआरसी के अंदर। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्गीस कुरियन के बारे में मैंने लिख के दिया है, इसे आप पढ़िए। ठीक है, पूरी कहानी मैं यहाँ डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इसको जाके आप आराम से बाद में भी सुन सकते हैं। और नहीं पता जिसको अमूल बनने की कहानी, कहीं पर भी एक बार आप पढ़ लीजिए, आपके काम आएगी। यहाँ आपको एक ईयर नोट जरूर कर लेना है, 1976 जिसमें ये रिलीज हुई थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी क्या पूछा है, एक अवार्ड के ऊपर पूछा है। अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आ रहे हैं। ठीक है, और अवार्ड्स कैसे कैसे हैं भाई, एक तो नेशनल अवार्ड्स हैं जो हमारे इंडिया में दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने क्वेश्चन पिछले कई सालों से देखे हैं, नेशनल लेवल पे जो अवार्ड्स हैं उस पर क्वेश्चन कम है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो अवार्ड्स हैं, अमेरिकन जो अवार्ड्स हैं, उन पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल लेवल के फेमस अवार्ड्स हैं, अगर आप उसे कवर कर सके, जो कि अपने आप में एक बहुत ही टफ काम होगा, क्योंकि मान लीजिए ये एमए अवार्ड्स हैं तो इसकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है। कैसे याद करोगे, किस किस का नाम याद करोगे, और नेम भी इंडियन नहीं है तो बहुत मुश्किल से याद होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरीके से जो है सही डायरेक्शन में अवार्ड्स और उसको जीतने वाले लोगों के नाम याद करने हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसा कौन सी वेब सीरीज़ है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिसे 73rd प्राइम टाइम एम्मी अवार्ड 2021 में मिला था। ठीक है, तो ये द क्राउन नाम की नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज़ है जिसको ये मिला था। ठीक है, और 2022 के भी आ चुके हैं। ठीक है, तो एक डार्क कॉमेडी सीरीज़ है, कॉमेडी सीरीज़ है सक्सेशन, जिसको ये मिला है। ठीक है, अब देखिए, आप ये देखिए कि एमए अवार्ड्स आपको अब डेफिनेटली कवर तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है,
तो पूछ रखा है तो ये कवर करना पड़ेगा, लेकिन उनमें से किस चीज़ के नाम याद करें। देखिए जिसका नॉमिनेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत से ऐसे अवार्ड हैं जिसमें नॉमिनेशन के बेसिस पे चीज़ें होती है, जिसका नॉमिनेशन ज़्यादा हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा पब्लिक में फेमस है, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो उन सबको मेनली आपको कवर करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप न्यूज़ भी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जब कोई चीज़ शुरुआत में लिखी जा रही है जिसका चर्चा ज़्यादा हो गई है, तो आप डेफिनेटली उसे फिगर आउट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, पॉइंट आउट करेंगे ही करेंगे। तो वही आपको करना है। एक कॉमेडी सीरीज़ है टेड लासो, ठीक है, इसको भी नॉमिनेशन जो है ज़्यादा मिले और बेस्ट कॉमेडी अवार्ड भी मिला, ठीक है, ये है। और 75th वाला जो अवार्ड होगा वो सितंबर 2023 में होगा। तो ये वाला अवार्ड 2024 में अब जो एग्ज़ाम दूंगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आगे जो एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं वो इसको ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। थर्ड क्वेश्चन क्या था, द पावर ऑफ द डॉग। तो ये क्या है, ये एक मूवी है जिसका डायरेक्शन किसने किया है, जेने कैम्पियन ने। अब देखो ये एक वुमन डायरेक्टर का नाम है। अब आप सोचिए कि आपने बॉलीवुड की इतनी फिल्म देखी होगी, हॉलीवुड भी देखी होगी, आपको फीमेल डायरेक्टर्स के कितने नाम याद है। जामिया के इसके अंदर देखिए कि एक फीमेल डायरेक्टर का नाम जो है कहीं ना कहीं इसमें पूछा गया है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाने चाहिए और आपको भी सोचने पर ये क्वेश्चन मजबूर करता है कि हाँ यार, अपने बॉलीवुड में कितनी फीमेल डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक जो मुझे नाम पहले से पता और जो मुझे लगता है कि आपको भी पता होना चाहिए, जोया अख्तर का नाम आपको पता होना चाहिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कितने लोगों को आप में से पता था कि ये मूवी जो है जोया अख्तर ने डायरेक्ट की है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये ज़रूर बताना कितने को पता था कि ये जो है जोया अख्तर की डायरेक्टेड की हुई है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं फीमेल डायरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और लक बाय चांस भी ये भी नाम आप याद कर लेना, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पर ये पूछा गया है तो नेशनल लेवल की जो डायरेक्टर है उसका भी हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता क्या है कि जो प्रोफेसर लोग हैं ना वो भी जब उनको कुछ समझ में नहीं आता तो वो प्रीवियस ईयर का पेपर खुद भी उठा के देखते ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो जब देखते होंगे तो उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है उनको समझ में आता होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्योंकि मैं जब मॉक टेस्ट बनाता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो एमसीक्यूज हैं उनको देखा, उसके ऊपर और सोचा और रिसर्च की, तो दूसरी तरह का एमसीक्यू बना दिया। तो ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से चलती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ही। तो ऐसे करके प्रीवियस ईयर के पेपर के अगर बेसिस पर अगर आप तैयारी करो, सोचो, नए क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प जो है मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो प्रीवियस ईयर पेपर से होती है, आपको अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको पता चल जाता है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जाती है। तो जेने कैम्पियन जो है डायरेक्टर है किसकी, द पावर ऑफ डॉग की, यही इनका जो है सबसे बेस्ट भी प्रोडक्शन यही रहा है, ठीक है। और न्यूजीलैंड फिल्म मेकर है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है, ठीक है। बाफ्टा वगैरह अवार्ड्स भी इनको मिले हुए हैं। और मैं यही चाहूँगा कि इंडियन डायरेक्टर्स भी जो है आगे अब बढ़े, ठीक है। और ये भी एक टेलर प्राइज़ जो है ये ख़ास तौर से इन्वायरमेंट के लिए दिया जाता है। फिर से अवार्ड्स पे प्राइज़ पे क्वेश्चन आ रहा है, देखिए भर भर के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी, जिनको नहीं पता, कम जानकारी है, कि ये एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी का अवार्ड है। आपने पुलित्जर प्राइज़ के बारे में भी सुना है, तो वो भी एक यूनिवर्सिटी का अवार्ड है। कौन सी यूनिवर्सिटी का, प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो अवार्ड्स दे रही है उस पर हमसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं भाई, ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि फेमस पॉइंट है, या कुछ ना कुछ उसमें यूनिक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको बहुत वायरल बनाता है, जो उसको चर्चा में लाता है, ठीक है। अब यहाँ आपको देखना चाहिए ये, ठीक है, $2 लाख, करोड़ों में रकम जा चुकी है, $2 लाख किसको मिल रहा है, ये देखिए, इन्वायरमेंट के सेक्टर में जो काम कर रहा है, ठीक है, जिसने मान लीजिए बहुत अच्छे
ऐसी कोई जगह थी जो कि काफ़ी ड्रॉट एरिया में थी, सूखा पड़ा था, पेड़ पौधे लगा दिए, हरा भरा कर दिया, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी रिसर्च की उसने, किसी कोई साइंटिस्ट है उसने रिसर्च की, कुछ ऐसा जीन बना दिया, कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, तो उसको जो है इस तरह के प्राइज़ मिल रहे हैं, ठीक है। और $2 लाख एक बड़ी रकम बन जाती है, इसलिए जो है अट्रैक्शन है। बाकी कई बड़ी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो प्राइजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए क्वेश्चन आते हैं। और जामिया के एमए मास कम्युनिकेशन वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, अवार्ड्स वाला, प्राइज़ वाला। तो ये तो आपको देख के जाना पड़ेगा। तो इस साल 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है आपका एंडी हेनस का, इनका आंसर है, इन्होंने जीता था। अब ठीक है, तो और ये जो अवार्ड मिला है एक तरह की रिसर्च के लिए मिला है। रिसर्च कुछ इस तरीके की है कि नेचुरल इन्वायरमेंट हैव डेंजरस इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, जो कि हमें भी पता है। और मतलब इसमें कुछ डीप रिसर्च है, कुछ ना कुछ इसमें यूनिक पॉइंट है, तभी उसको मिला होगा, ठीक है। लेकिन ये तो कंक्लूजन में लिख दिया कि इस तरह का रिसर्च है, ठीक है। तो खैर ये क्वेश्चन तो प्राइस पे था अगेन, और ये फिर प्राइस पे आ गया है। और जैसे मैंने आपसे पूछा था, जोसेफ पुलित्जर के ऊपर ये जो पुलित्जर प्राइज मिलता है ये कौन सी यूनिवर्सिटी जो है एडमिनिस्ट्रेट करती है, ठीक है। तो बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है प्लीज़ पॉज करके पहले लिखिए जिसको पता है, ठीक है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ये नोट कर लीजिए। और 2021 में जो है मेघा राजागोपालन का बहुत नाम निकल के आया था, जो कि लंदन बेस्ड बज फीड न्यूज़ में काम करती है। और ये क्या है कि ये इंटरनेशनल लेवल की जो स्टोरीज़ है वो क्रिएट कर रही है, और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं कि जैसे कुछ चिल्ड्रंस हैं उनका माल न्यूट्रिशन वगैरह का कुछ इश्यू है, ठीक है, कुपोषण वगैरह के शिकार है, या फिर किसी तरह का शोषण वगैरह हो रहा है, तो इस तरह की स्टोरीज़ के लिए जो है फेमस है। तो इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए जो है इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था, और 2021 में मिला था। तो इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और डेफिनेटली रिलेवेंसी बनती है इस तरह के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की, ठीक है। और फिर से देखिए सिनेमा पे प्राइज जो है प्राइज पे अवार्ड्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर से ये क्वेश्चन ये भी है, हैंडमेड टेल, द हैंडमेड टेल सीरीज इज बेस्ड ऑन ए बुक, ठीक है। उस बुक का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी, मुझे लिटरेचर वगैरह का इतना अच्छा ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम आ रहा है मार्गरेट एटवुड का नाम आ रहा है, ठीक है। अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं दे सकता था, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाना भी जो है मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए इसमें नाम भी दे रखे हैं, आपको नहीं आइडिया तो कुछ भी लगा के आप आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। इस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। जो एमसीक्यूज जामिया के अंदर इस वाले कोर्स में आते हैं उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन अच्छे से पढ़े, पता है तो लगाया, तुरंत का तुरंत डिसीजन लीजिए, बाद में छोड़ने का भी कोई मतलब इसमें नहीं निकल के आता। तो किसके द्वारा जो है चिल्ड्रन एंड डिजिटल डम्पटाइज्ड रिपोर्ट निकाली जाती है, पब्लिश होती है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये कौन सी रिपोर्ट उठा के पूछ ली हमसे, ठीक है। WHO वैसे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है, ठीक है, और हर साल अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आती रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि देखो आप उनके पीछे मत भगना कि देखो यार जामिया ने क्या ही पूछ लिया। मैं यहाँ पे आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने नोट्स में दे रखा है, इस PDF में आपको दे रखा है, यहाँ जो मैं आपको अभी रिपोर्ट्स बताऊँ उनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, और कोई रिपोर्ट अगर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फेमस रहती है उनको याद कर लीजिए। बाकी हर एक रिपोर्ट को रटने के पीछे मत भागिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो आज तो मैं पूरे दिन जो है सभी रिपोर्ट्स को याद करूँगा, ऐसा पागलपन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है टाइमली जब आप न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह पढ़ते जाते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा IMF की जो है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकलती है, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट इसकी निकलती है, ठीक है। ऐसे करके जो है आपको धीरे धीरे चीज़ें याद होने लगेगी, ठीक है। बाकी रटने बैठने का अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक बार आप रिवीजन करके जैसे जा सकते हैं, देख के जा सकते हैं एग्जाम से ठीक पहले, ताकि अगर कुछ पूछ ले तो आपको याद रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम देके इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन WHO ऑप्शन में आया तो WHO के बारे में यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बहुत अच्छी जानकारी आपकी होनी चाहिए। सबसे पहली तो ये कि ये UN की एक तरीके से एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हेल्थ के अंदर, ठीक है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है। ये इतना सा बस आप याद रख लीजिए, 1948 से ये काम कर रही है। और
इसकी जो सबसे फेमस रिपोर्ट निकल के आती है वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। इसके अलावा ढेरों सारी जो है रिपोर्ट निकाल देता है। जब भी कोई इशू निकल के आता है तो उस चीज़ पर जो है ये रिपोर्ट निकाल देता है। तो उन सब रिपोर्ट्स के नाम वगैरह याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट है इनइक्वलिटी को लेकर। अगर आपने एक डेटा या कुछ ऐसा सुना होगा कि इंडिया की जो 73% ऐसा कुछ करके 73% जो कैपिटल है, सारा जो धन है, 73% जो धन है वो टॉप के 1% लोगों के पास है। बाकी रेस्ट जो बचा वो बाकी लोगों के पास है। 99% लोगों के पास में 25% धन है। 75% धन जो है 1% लोगों के पास है, टॉप जो रिच पर्सन है। तो इतनी ज़्यादा जो है इनइक्वलिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ऐसी रिपोर्ट्स जो है ऑक्सफैम निकाल के देता है, ठीक है। और यूनिसेफ की जो सबसे फेमस रिपोर्ट है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रिपोर्ट, ये थोड़ी सी फेमस रिपोर्ट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ध्यान रख सकते हैं। यूएनईपी की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक ट्रांसपेरेंसी। ये वाली जो है ये आप काम में ले सकते हो जब आप किसी सब्जेक्टिव आंसर को लिख रहे हो, करप्शन वगैरह पे जब क्वेश्चन आपका आए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये जो ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट है जीसीआर वाली, ये आप काम में ले सकते हो। तो यहाँ ये याद करने का फ़ायदा आपको ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक प्राइवेट मतलब एक कोई इंटरनेशनल लेवल की गवर्नमेंट्स इसको जो है लीड नहीं करती है। ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं दुनिया भर के, उनका ही एक फोरम बना हुआ है, उनका ही एक संगठन सा बना हुआ है। और ये शायद 1 से 2 साल के अंदर जो है, साल के लास्ट में कहीं ना कहीं जो है ये अपना स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, इन सब जगहों पे जो है अपनी जो है सबमिट करते हैं, ठीक है। तो उनका प्रोग्राम होता है और बहुत अच्छा होता है। और मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जो हैं, वो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं। एक बार प्रधानमंत्री भी जो है हमारे यहाँ पे गए थे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है और बहुत ही फेमस भी है WEF का जो सबमिट वगैरह होती है। तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी फेमस है। कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट आती है, जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, ठीक है। ये आप छोड़ सकते हैं, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली इसकी, ठीक है। ओपेक एक ऐसा संगठन है, जैसे कि आपको ये बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो खाड़ी देश हैं हमारे, ठीक है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको लगभग वही हैं, उन्हीं का ये संगठन है, ठीक है। और इसमें जब सुषमा स्वराज जो है विदेश मंत्री थी ओपेक के अंदर, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन उस समय किया था। और गल्फ कंट्रीज़ होने की वजह से जो है पाकिस्तान के सपोर्ट को भी जो है इससे जोड़ा जाता है कि ये जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, इंडिया को कहीं ना कहीं ऐसे एलिमिनेट करके। और इंडिया ने ओपेक कंट्रीज़ के साथ में जो एक रिलेशन है, मतलब हमने जो ट्रेड है वो काफ़ी कम किया है, उनसे तेल कम खरीद के हम रशिया से खरीद रहे हैं, ठीक है। और कोशिश कर रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज़ से न मंगवाना पड़े, या गल्फ कंट्रीज़ में जो सबसे पास है वहाँ से आए, या जो सबसे सस्ता दे रहा है वहाँ से आए। लेकिन ओपेक का काम क्या है कि यहाँ पे एक जो नहीं होता, एक सेम प्राइस पे जो है आप जो है तेल बेचें, ठीक है। अब मान लीजिए सऊदी अरब जो है 20 रुपये में क्रूड ऑयल दे रहा है, ठीक है। पास में ओमान ने कर दिया कि नहीं, मैं तो मेरे पास भी तेल है, मैं इतने में दे दूंगा, या कुवैत ने कर दिया सस्ता, ठीक है, सऊदी अरब अमीरात ने कर दिया सस्ता। तो फिर बहुत ज़्यादा मिसमैच होने की वजह से एक कंट्री कभी इधर भटक रही है, कभी उधर भटक रही है, और प्राइस भी सबको नहीं मिल पाएगा और सब लोग घाटे में रहेंगे। तो प्राइस को मेंटेन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए जो है ओपेक काम करता है। उसकी जो ये मंथली रिपोर्ट निकल के आती है, उसके बेसिस पर जो है दुनिया में तेल के भाव भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, ये भी ओपेक की निकल के आती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में आप देख सकते हैं। IMF की ये जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, ये जो है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ये जो है हमारे एशिया का एक, मैं कह सकता हूँ कि चाइना बेस्ड है वैसे तो ये, ठीक है। एक तो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये दोनों ही इसी दशक, मतलब पिछले दशक में जो बने हुए बैंक हैं, और चाइना में इनका बहुत बड़ा शेयर है। और सीपेक जो चाइना का एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि BRI का ही पार्ट है। तो उसके अंदर जो है ये
ये जो बैंक्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी बैंक, ये फंड करती है, ठीक है। और भी एशियाई कंट्रीज़ जो है यहाँ पर जा सकती है। और ये जो चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी वाला जो काम है, ठीक है, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी मतलब कि ऋण जाल में फंसाना, जैसे कि श्रीलंका के साथ में किया है, वो भी जो है चाइना इन्हीं बैंक्स के माध्यम से, एनडीबी और एडीबी के माध्यम से करता है, ठीक है। बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, मैंने अपने इकोनॉमिक लेक्चर में जो है बीआईएस को पढ़ा रखा है। बेसल थर्ड तक के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ही पढ़ा रखा है, वो पढ़ने चाहिए। और इसके साथ सीबीएस सिस्टम, ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बीआईएस लिटरली, ठीक है, और फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट जारी करती है। सीबीएस का मतलब ये होता है कि कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, दुनिया भर के जितने भी बैंक हैं वो आपस में जिस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं वो कोर बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। जब आपने नीरव मोदी का और ये मेहुल चोकसी वाला अगर आपने मामला देखा था, तो उन्होंने इसी में जो है लूज फॉल निकाल के अपना काम आगे बढ़ाया था, ठीक है। कैसे उनका ट्रांजेक्शन होता है, उसमें लूज फॉल क्या है, उसी को पॉइंट आउट करके पीएनबी वगैरह से जो बैंक्स हैं उनके साथ में अपना सिक्का जमा लिया था, ठीक है। एफएटीएफ का नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडिया के साथ में नहीं तो पाकिस्तान के साथ में सुना होगा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है, ग्रे लिस्ट में पहुंचा हुआ है, ठीक है। अगर आपने एफएटीएफ से रिलेटेड न्यूज़ देखी हो तो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और टेररिज्म, ये दो जो फंडिंग है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग जहाँ जहाँ हो रही है, एक टेररिज्म को जहाँ फंड हो रहा है, इन दो पॉइंट्स पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। और इसकी जो जैसा नाम है वैसा काम है, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट भी निकलती है, बहुत ईजी है। अगर आपने 2-4 बार इस लिस्ट को पढ़ा भी तो आपकी चीज़ें बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगी। WWF, डिशम डिशम नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी रिपोर्ट, लिविंग प्लानिट रिपोर्ट निकल के आती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। विपो, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो क्या होता है कि हर एक कंट्री के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिकन ब्रांड है रीबॉक, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिया में जो जूते बिक रहे हैं, ठीक है, शूज़ बिक रहे हैं, रीबॉक, ठीक है। तो रीबॉक को अलग अलग नामों से उसी तरह की डिज़ाइन में जो है निकाल के उसकी कॉपी बना के बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आपने फर्जी इन दिनों देखी होगी, फर्जी जो वेब सीरीज़ आई है शाहिद कपूर और के मेनन की, बहुत ही अच्छी है, मैंने समय निकाल के देखा, आप भी देखिए। और उसके अंदर एक बहुत अच्छा ये सीन था कि कैसे जो है प्रोडक्ट्स की जो है कॉपीज़ बन रही है, ठीक है। और दिल्ली में भी कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको आसानी से दिख जाएगा कि यहाँ देखो उस तरह के जूते की जो है कॉपी बन रही है, अगर आप थोड़ा सा घूमोगे तो, ठीक है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है, इसको लेकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है विपो का, जिसकी एक रिपोर्ट आती है जिसमें कौन सी कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने ज़्यादा सिक्योर्ड हैं उसको लेकर जो है बताया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, ठीक है। हम कॉपी बनाने में वैसे ही बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है। कोई भी ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड आप ले लीजिए, उसकी कॉपी डेफिनेटली आपको ये हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल ही जाएगी और मार्केट में तो इजीली अवेलेबल है। इसको आप हटा दीजिए, फॉर्चून हमारे काम का नहीं है। IBRD को आप रखिए, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ल्ड बैंक का ही है भाई, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसका IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऐसा करके। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था तो सबने तो एक दूसरे को तोड़ फोड़ दिया भैया, ठीक है। तो रिकन्स्ट्रक्शन की और डेवलपमेंट की उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ज़रूरत थी, तो IBRD बनाया गया था। और इसी के जो 3-4 सबको मिला के ही है ना वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक नहीं है, जैसे UN अपने आप में एक नहीं है, उसकी बहुत सी एजेंसीज है, तो वैसे ही वर्ल्ड बैंक की भी बहुत सी एजेंसीज है जिसमें है IBRD। और इसकी ये IBRD वाली जो एजेंसी है वो एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है रिपोर्ट जारी करती है, जो कि आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ICAO, ठीक है, इस साल जो है फ्लाइट्स को लेकर इतने ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ में, मतलब कि हर वीक आप देख सकते हो, कई बार तो हर दिन खबर आ रही थी कि स्पाइस जेट की फ़्लाइट में ये हो गया, एयर इंडिया की फ़्लाइट में ये हो गया, बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लाइट्स को लेकर न्यूज़ आ रही थी, ठीक है। तो सेफ्टी रिपोर्ट्स निकालता है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन।
तो सबसे पहले तो ये IQ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, इसकी सेफ्टी रिपोर्ट आती है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UN का ही एक एजेंसी है, ठीक है। इसकी जो है द ग्लोबल वेज रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है, ये वाली बस, ठीक है। UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरेक्टर ऑफ द कॉमन मैन, देखो ये वाला कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि RK लक्ष्मण साहब ने बनाया था। आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया में तो आता ही है, बाकी कुछ जगह भी जो है इसका यूज़ हो रहा है एज ए कॉमन मैन को दिखाने के लिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्लिप आर्ट कह सकते हो या कार्टून कह सकते हो, उसका यूज़ होता आया है, ठीक है। तो RK लक्ष्मण ये रहे, ठीक है, आंसर ए है इसका। ये हमारे बहुत ही लेजेंडरी कार्टूनिस्ट थे। ये भी मैं जो फर्जी वाली वेब सीरीज़ की बात कर रहा था, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज़पेपर की कहानी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी है। उसमें भी कार्टूनिस्ट होते हैं नाना और दोहिता, हमारे तो दोहिता कहते हैं, ठीक है, नाना और नाती, ठीक है। तो नाना और नाती की कहानी है उसमें, फर्जी के अंदर जाके जरूर देखिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द, लेकिन एग्जाम के बाद देखना भाई, जो भी देखना हो, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि कंपल्सरी एजुकेशन को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे एक तो RTE, एक तो संसद का, हमारी पार्लियामेंट का एक तो एक्ट बना हुआ है अलग से, ठीक है। और दूसरा हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी जो है इसका वर्णन है। तीसरा हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें भी इसका वर्णन है। तो ये तो FR आई गया फंडामेंटल राइट्स में, उसके अंदर जो है कंपल्सरी एजुकेशन की बात है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी एक ड्यूटी ये है कि माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, किससे किस उम्र तक, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और RTE एक्ट किस साल आया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 3 जगह पे कंपल्सरी एजुकेशन की जो बात है हमारे यहाँ पे की गई है, RTE में, FD में और FR में, ठीक है। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट, फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछा गया। डेफिनेटली आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ के जाना ही जाना है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया कि रोलेट एक्ट कब आया था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड से भी ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड जो हुआ था, नरसंहार जिसे हम कहते हैं, वो कब हुआ था, डेट बताइए। अप्रैल में कहीं था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जो है लॉन्च किया था खेड़ा सत्याग्रह, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, फिर से फ्रीडम स्ट्रगल पे क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके अंदर ये पूछा है कि किसको सपोर्ट करने के लिए, किसानों को, किसानों से लगान ज़्यादा वसूल की जा रही थी। विच ऑफ दीज साइक्लोन्स हैज़ बीन जनरेटेड इन बे ऑफ बंगाल इन 2022, ठीक है। तो देखो 2022 में तो बहुत से आए थे तूफान, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से ये सही है, ठीक है। और श्रीलंका का ये जो है नाम दिया गया है आसानी, क्योंकि जो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं हमारे आसपास की, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, तो इन सब से जो जुड़ के हैं, मतलब 8 कंट्रीज़ को मिला के सबको 8-8 नाम देने होते हैं, उसमें से एक सीक्वेंस बना हुआ, मतलब अगला साइक्लोन जो आएगा उसका नाम पहले से ही फिक्स है। तो ऐसा जो है चलता रहता है, ठीक है, जो यहाँ मैं डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं बात करूँगा द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, इसके जो राइटर हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, वो है खुशवंत सिंह, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को मुझे पता है कि क्वेश्चन उस समय आता होगा, जो भी लोग एग्ज़ाम देने गए थे, तो इजी क्वेश्चन भी जो है आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। बस ये है कि आप कैंडिडेट अच्छे हो, आपने कुछ पढ़ा हो, ऐसे नहीं कि आप खाली दिमाग लेके चले गए हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे एस्पायरेंट है और आप इन दिनों बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बहुत अब तो खैर ये नहीं है, ठीक है, ठीक है। 2014 में जो है इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और इनका ये जो था ये नोवेल था, ठीक है, खुशवंत सिंह का, ये 1947 में जो पार्टीशन हो रहा था उसमें जिस तरीके से लोग इधर से इधर आ रहे थे, उधर से इधर जा रहे थे, उसमें एक गांव का नाम उन्होंने जोड़ते हुए एक स्टोरी पूरी नरेट की थी, जो कि अब तक का एक, मतलब इंडियन नॉवेल्स में एक सबसे फेमस नॉवेल्स में जो है वो आता है, ठीक है। जब आप अगर नॉवेल पढ़ने में इंटरेस्टेड पर्सन है, जो कि मेरे ख्याल से होना भी चाहिए अगर आप इस तरह के कोर्स में जा रहे हैं तो, ठीक है। और उसी हिसाब से MCQ भी बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी रिलेवेंसी रखता है इस पेपर में, ठीक है।
तो वो जो है नोबल इसमें था। लेकिन खुशवंत सिंह से रिलेटेड एक और जो जानकारी आपको होनी चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आया है कि इंडियन इमरजेंसी को सपोर्ट करने में कौन कौन थे। तो खुशवंत सिंह उस समय जो है सपोर्टिव थे। इंदिरा गांधी जो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी उसके सपोर्टिव पर्सन थे ये खुशवंत सिंह, ठीक है। और वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने थोड़ी अनुशासन वाली बात कह दी थी कि ये तो बहुत ही अनुशासन पर्व वाली बात है, वो कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे लिख के, किसने कहा था कि ये एक अनुशासन पर्व है, ठीक है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में लिख के। फिर से अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन है, और आईफा अवार्ड हो या फिर फिल्म फेयर कहूँ, ठीक है, उन पर जो है क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर देखो ये इजी क्वेश्चन आया है, यहाँ से आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि यार ये कहाँ से अवार्ड वो पूछ लिए, ये तो आपको करके ही जाने हैं। तो जो आईफा है, फिल्म फेयर है, जो हमारे नेशनल लेवल पे बहुत से अवार्ड्स हैं, वैसे तो नोट्स आपको मीडिया एग्जाम से मिल जाते हैं, कोर्स अगर आप लेते हैं तो, ठीक है। तो वहाँ पर जो है मैंने सब कुछ बता रखा है कि ये अगर आप अवार्ड्स कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अवार्ड्स का बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी अगर आप पर्सनल लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अवार्ड्स वगैरह को करके जाइए एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसको दूँ बताइए, ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है। तो अवार्ड पूछा है 2021 का, और ये पूछा है कि बेस्ट एक्ट्रेस पूछा है, बताइए सबसे बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? तापसी पन्नू थी। तापसी पन्नू जो है डी ऑप्शन के अंदर है, ठीक है, ठीक है। तो तापसी पन्नू इसका आंसर है। 2021 में जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तापसी पन्नू को मिला था। अब हम देख लेते हैं 2022 में जो मिले हैं, क्योंकि 2023 में अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो बेस्ट एक्ट्रेस को जो मिला है वो कीर्ति सेनन को मिला है। मिमी करके एक मूवी आई थी जिसमें पंकज त्रिपाठी सपोर्टिव एक्टर थे, उनको भी जो है बेस्ट सपोर्टिव एक्टर का भी मिला हुआ है। अगर आप ये यहाँ चाहें तो ऐड कर सकते हैं। शेरशाह मूवी इस साल जो है बहुत ही 2022 में जो है बेस्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर आई है, और इसी शेरशाह के डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर भी निकल के आए, विष्णुवर्धन जिनका नाम है। बहुत ही अच्छी मूवी है शेरशाह, बहुत ही अच्छी है, देखें जरूर, ठीक है, एग्जाम के बाद में जिसने नहीं देखी है। यार मेरे ख्याल से तो आप में से 99.9% लोगों ने देख ही लिया होगा। रणवीर सिंह 83 बेस्ट मूवी है, तो यहाँ पर रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड मिला है, ठीक है। जो 1983 में हमने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था उसको उसकी कहानी बताई है इस मूवी के अंदर, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है कमेंट बॉक्स में बताइए। 83 मूवी के डायरेक्टर कौन है? और वही डायरेक्टर मेरे ख्याल से बजरंगी भाईजान के भी हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी मूवी उस समय निकल के आई थी। वो वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। भाई ये जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट वाले ओलंपिक्स के, हमेशा एकदम करके रेडी रखने चाहिए। तो आज मैं कुछ बेसिक आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये पूछा है फर्स्ट इंडियन, ये नहीं पूछा है फर्स्ट गोल्ड, फर्स्ट ब्रॉन्ज, सिल्वर, ऐसा नहीं कहा है। फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल, ठीक है, फर्स्ट इंडियन लिखा है, और मेडल में भी कुछ नहीं लिखा है, गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं लिखा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट आउट करना है। बहुत से लोग डायरेक्टली गोल्ड माल के ही आंसर कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर देना आपको। फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल, कोई टीम की बात नहीं हुई है, ठीक है। अगर हॉकी के अंदर जीता है तो उसका उसके वो आप कंसिडर नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स, ठीक है, और समर विंटर ऐसे भी करके नहीं पूछा है आपसे। तो पहले जो इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक्स में अपने लेवल पर इंडिविजुअल पर्सन जो है जीता था रेस, और रेसलिंग में वो जीता था, ठीक है, तो ये थे केडी जादव साहब, सी इसका ऑप्शन है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, लिखा होगा कहीं, ये रहा ब्रॉन्ज मेडल जो है इन्होंने जीता था 1952 के समर ओलंपिक्स में, ठीक है। पहली चीज़ तो क्या है कि हर 2-2 साल में ओलंपिक्स होता है, तो हर 2 साल में ओलंपिक्स तो होता है, लेकिन समर ओलंपिक्स तो हर 4 साल में होंगे, फिर उसी हिसाब से विंटर ओलंपिक्स भी हर 4 साल में होंगे। अब यहाँ पे याद देखिए कि 2020 का जो समर ओलंपिक्स था, जो कि हालांकि कोविड की वजह से 2021 में हुआ, ठीक है, वो जापान में हुआ था टोक्यो के अंदर, तो वो हो गया, ठीक है। उसके बाद विंटर ओलंपिक्स भी हुए हैं 2022 में चाइना के अंदर, ठीक है। अब फिर से जब ओलंपिक्स होंगे तो 2024 के अंदर होंगे आपके ओलंपिक्स,
ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ है, तो ओलंपिक्स के ऊपर 20 में से 2 क्वेश्चन तो ओलंपिक्स के ऊपर है। वो भी इजी क्वेश्चन पूछे हैं, टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। आप देख सकते हो कि क्या पूछा जा रहा है आपको एमसीक्यूज में, ठीक है। तो 2020 में समर ओलंपिक्स हुए थे, 2020 के ओलंपिक्स 2021 में हुए थे जापान के टोक्यो में। 2022 का विंटर ओलंपिक्स हुआ है चाइना के अंदर। 2024 का अब जो ओलंपिक्स होगा पेरिस के अंदर होगा, फ्रांस के अंदर, ठीक है। पेरिस फ्रांस के अंदर जो है आपका होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर आपसे ये पूछ ले कि आप गोल्ड में जीता है तो, ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन जिसने इंडिविजुअल जीता है, गोल्ड वगैरह कुछ नहीं पूछा तो केडी यादव हो गया। लेकिन जैसे गोल्ड जोड़ दिया तो कौन आएगा, गोल्ड जोड़ दिया तो नाम आएगा इंडिविजुअल के अंदर अभिनव बिंद्रा का। अब इस इंडिविजुअल तो है लेकिन एथलीट भी चाहिए, क्योंकि अभिनव बिंद्रा तो भाई निशानेबाज थे, एथलीट नहीं थे। इंडिविजुअल तो थे लेकिन एथलीट नहीं थे। एथलीट्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल जो लेके आए हैं देश में वो है नीरज चोपड़ा साहब। क्लियर। अब आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट इंडियन जिसने पहला सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर, तो एक ऐसे मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, मोदी सरकार में, ठीक है, खेल मंत्री रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उस मंत्री का नाम आपको लिखना है जिसने ओलंपिक्स में पहला सिल्वर गोल्ड मेडल जीता था, सॉरी सिल्वर मेडल जो है जीता था, ठीक है। तो सिल्वर मेडल एक मंत्री साहब ने जीता था जो कि 16वीं लोकसभा में मंत्री थे। बताइए कमेंट बॉक्स में नाम क्या था, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। नीरज चोपड़ा फर्स्ट एथलीट हैं, केडी यादव फर्स्ट इंडिविजुअल पर्सन है जिसने मेडल जीता है, ठीक है। और बता ही देता हूँ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फर्स्ट ऐसे व्यक्ति जिसने सिल्वर मेडल जीता है। और पीवी सिंधु एक ऐसी फर्स्ट वुमेन है जिसने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स के अंदर। इतने फिगर जो है आपको पता होने चाहिए। तो पीवी सिंधु का देख लेना, फर्स्ट वुमेन टू विन 2 ओलंपिक्स मेडल, ठीक है। और लवीना मई इंडियन हॉकी टीम का भी देख लेना, बजरंग पूनिया का भी देख लेना। ये इन दिनों हो सकता है क्वेश्चन पूछ भी ले क्योंकि ये प्रोटेस्ट पर भी थे, तो इनके बारे में अच्छे से आप पढ़ के जाना। और जो 2021 में जो उस समय हो रहा था ओलंपिक्स, तो पहली खुशखबरी मीराबाई चानू ने ही दी थी रेसलिंग के अंदर, ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस हो गई थी। फिर आसाम से बिलोंग करती है तो इनको शायद एसीपी रैंक भी दी गई थी उस समय स्टेट की ओर से, ऐसा उसका सीन था, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज गोइंग टू बी होस्ट। हाँ भाई, ये जो हमने अभी डिस्कस किया वही है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। और पट्टचित्र, ये कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, आर्ट एंड कल्चर से जो है क्वेश्चन आया है। तो ओडिशा जो है, ओडिशा में जो है पट्टचित्र फेमस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ से भी जो है आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये जो नाम है अगर आपको इतने याद होते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, जो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है। आर्ट कल्चर में भी ये टफ क्वेश्चन है, ये यूपीएससी से भी थोड़ा सा आगे निकल गया है, ठीक है। तो ये वही कर सकता है जिसको आर्ट कल्चर की बहुत ही अच्छी जानकारी है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन में आप अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। अगर आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का शौक है तो एनसीईआरटी है 11th क्लास की, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की, वो पढ़ लीजिए। बहुत पतली सी किताब है, इजीली कवर भी हो जाएगी, समझ में भी आएगा। उसमें से कुछ आ जाए तो कर देना, नहीं आए तो उस पर दिमाग नहीं लगाना, एक्स्ट्रा मत पढ़िए क्योंकि उतना टाइम आपके पास कभी नहीं होता है प्रिपरेशन करने के लिए। भाई आप 20-22 साल की एज में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आपके पास 40 साल की उम्र नहीं है ना, और मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन करते हुए जॉब करते हुए एग्जाम दे रहे हैं, तो उतना टाइम भी नहीं होता आप लोगों के पास कि आप इतना भी पढ़ सकें, ठीक है। थिएटर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर से लिटरेचर पे क्वेश्चन आया, बुक पर क्वेश्चन आया है, ठीक है। अर्पणा धारवदकर ये इंडियन डायस्पोरा में एक फेमस नेम है, ठीक है। तो इनकी ये किताब है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, इस नाम पे कई बार डिबेट तो होता है लेकिन इसका आंसर यही है, बी, ठीक है। पीछे राजस्थान के APRO असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की एक वैकेंसी निकली थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो कॉइंड द स्टेटमेंट ये, या वो कॉइंड दिस फ्रेज, ठीक है, कि फोर्थ स्टेट, प्रेस इज द फोर्थ स्टेट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमेशा जो ऑफिशियल आंसर रहा है वो यही रहा है, थॉमस कार्लिन का,
ठीक है, तो यही नाम आपको याद करके चलना है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाऊं कि फोर्थ स्टेट होता क्या है, तो सिंपली समझिए, पुराने नामों को छोड़ छाड़ के क्या थे क्या नहीं थे, ये कि आज के टाइम पे हमारे क्या होता है, एक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब क्या, कि हमारी पार्लियामेंट है कि नहीं है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है, कि मोदी और मोदी जी की कैबिनेट है कि नहीं है। जुडिशरी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है कि नहीं है इंडिया में। तो तीन सत्ता है, सत्ता के तीन रूप हैं। लेकिन सत्ता का चौथा रूप अगर कहें, फोर्थ पिलर कहें, फोर्थ स्टेट कहें, चौथी सत्ता जिसे हम कहें, तो हम किसे कहेंगे, प्रेस को, ठीक है, रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, उनको हम कहेंगे, ठीक है। हर किसी मीडिया पर्सन को हम जो है फोर्थ स्टेट में कह सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पत्रकार हो तो आप भी एक नेता हो, आपके पास भी कुछ ना कुछ सत्ता में है। आप सत्ता में हो, आप तो कभी सत्ता से बाहर हो ही नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि आप सत्ता वालों को पकड़ के रखें, उनके कान खींच के रखें कि बताओ तुमने ढंग से काम किया कि नहीं किया, ठीक है। तो हमारा काम वो है, इसीलिए हमको ये चौथी सत्ता कह रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे हैं कि आओ तुम मौज करो हमारे यहाँ साथ मिलके, ऐसा नहीं है ना। तो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। पुराने टाइम पर भी ऐसा था। मान लीजिए इसको हाउस ऑफ कॉमन्स, तो अगर हम मान के चलें तो मुझे लगता है कि इसे एग्जीक्यूटिव मान लेना चाहिए उस समय से। और इसको मुझे लगता है, पता नहीं है, लगता है इसको लेजिस्लेचर, और ये तो जुडिशरी होगी टेम्पोरल वाली, ठीक है। तो ऐसे करके है, बाकी इन नामों को आप छोड़ दीजिए, इससे कुछ मतलब नहीं है। आज का जो लेजिस्लेचर है, एजुकेटिव है, जुडिशरी है, ये तीन तरह की सत्ता है। चौथी सत्ता मीडिया को हम कह रहे हैं, प्रेस को हम कह रहे हैं, जर्नलिस्ट को हम कह रहे हैं। तो ये थे एमए मास कम्युनिकेशन के अंदर जो 20 क्वेश्चन आए थे 2022 में, वो जिसको हमने डिस्कस किया है। इसके बेसिस पर आप अपनी डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ तक आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।